अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान की तारीख़ में पहली वज़ीर आला ख़ातून वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं। पंजाब की तारीख़ में ये तीसरी ख़ातून हुक्मरान हैं। इससे पहले दो ख़वातीन ने हुक्मरानी की। मरियम नवाज साहिबा का दौर कैसा होगा, इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा आज हमने देखा कि पंजाब में जो चीफ़ मिनिस्टर के लिए वोटिंग हुई, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने बायकॉट किया। पहले लग रहा था कि ये सिर्फ वॉकआउट है, लेकिन फिर वो बायकॉट में कन्वर्ट हुआ और मरियम नवाज साहिबा 220 वोटों के साथ पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई। उन्होंने हल्फ भी उठा लिया है। उन्होंने क्या वादे किए, आज इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और आज जो है वो मुराद अली शाह साहब वो भी इलेक्ट हो गए हैं चीफ़ मिनिस्टर सिंध के। दो बड़े सूबों में हुक्मरानी का मामला जो है वो तय पा गया है। अब ये हुक्मरानी किस किस्म की होगी, मरकज़ में क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इसके हवाले से क्या ऑप्शंस हैं, और जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं उनकी एलोकेशन का मामला, और फिर साबिक चेयरमैन बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, उनके केसेस के हवाले से तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू होगी। आगाज़ में आपको सुनवाना चाहता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा ने अपनी जो इलेक्शन है, इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो गुफ्तगू की, उन्होंने क्या कहा। आज मुझे इस बात का है कि आज यहाँ पर ऑपोजिशन के फाजिल अरकान मौजूद नहीं है। हम ये समझते हैं कि जमहूरियत में, जिद्दोजहद में, सियासत में मुकाबला करना कितना ज़रूरी है। जब हर चीज़ हमारे खिलाफ थी, हमने बतौर जमात मैदान खाली नहीं छोड़ा कभी। आज अगर ऑपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती, आवाज़ बुलंद करती, तो मुझे खुशी होती। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। अभी ओथ के बाद मैं सीधा अपने दफ्तर जाऊंगी और मंशूर पर अमल दरामद आज से शुरू हो। ऐसा ट्रांसपेरेंट हम कोई मैकेनिज्म लाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि जो ये रिश्वत, ये जो पिलफरेज है, इसको हम इसकी रोकथाम के लिए हम एक इफेक्टिव सिस्टम लेकर आएँ। एक रिलीफ पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है निगहबान के नाम से, जिसमें तकरीबन 65 से 70 लाख सामान है। रमज़ान का जो पैकेज है वो उनके घरों पर डिलीवर हो। ह्यूमन नेचर है, एक नेचुरल आउटकम होती है कि जब आप मुश्किलात से, मसाइब से, जुल्म का निशाना जब आप बनते हैं, इंतकाम का निशाना बनते हैं, विक्टिमाइजेशन का आप निशाना बनते हैं, तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके दिल के अंदर इंतकाम का जज्बा होगा, आपके दिल के अंदर बदले का जज्बा होगा। लोग डरते भी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ जनाब स्पीकर कि मेरे दिल में किसी के लिए ना इंतकाम का कोई जज्बा है, ना बदले का कोई जज्बा है। इससे पहले जिन दो खवातीन ने पंजाब पर हुक्मरानी की, उनमें महारानी चांद कौर, उन्होंने 73 दिन पंजाब के ऊपर हुकूमत की। ये महारानी चांद कौर जो हैं वो खड़क सिंह, जो कि साहबजादे थे महाराजा रंजीत सिंह के, उनकी अहलिया थीं, और 73 दिन के बाद इनको इक़्तिदार एक और शहज़ादे के लिए, एक और महाराजा के लिए तर्क करना पड़ा। और उसके बाद महारानी जिंद कौर जो हैं उन्होंने 5 साल 195 दिन पंजाब पर हुक्मरानी की, और उसके बाद उनको एग्ज़ाइल में भेज दिया गया, जला वतन किया गया। और पंजाब की तीसरी हुक्मरान मरियम नवाज साहिबा का दौर कैसा होगा और तहरीक इंसाफ के मामलात क्या चल रहे हैं, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया जनाब शुएब शाहीन साहब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं और मेंबर हैं कोर कमेटी के। शुएब शाहीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुझे बताइए कि मुबारकबाद देनी चाहिए या नहीं, पंजाब की तारीख में तीसरी कोई खातून हुक्मरान आई हैं। देखें, अगर तो ये महारानी, जिसको मैं डाकू रानी से अगर ताबीर करूं तो नामुनासिब ना होगा, अगर तो ये वोट जीत कर आई होती और ये फॉर्म 45 के मुताबिक जीती होती खुद भी, और इनके ये नुमाइंदे भी जीते होते, तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता आपके तवस्सुत से भी और ऑफिशियली भी। लेकिन अगर वो खुद नहीं जीती और खुद उठा करके सबसे बड़े सूबे, 13 करोड़ आबादी वाले सूबे के ऊपर वो काबिज हो गई है, तो मैं उसको महारानी के साथ डाकू रानी तो कह सकता हूँ, मगर मैं वजीर आला बनने को तैयार नहीं हूँ। इसलिए आप मुबारकबाद देना चाहें ज़रूर दें। मैं आपके जज्बात पे मैं काबू नहीं करूँगा को कोई देना चाह रहा है या नहीं देना चाह रहा, मगर अगर कब्जा करके डाका जनी के जरिए अगर इक़्तिदार पे काबिज होने वाले ये लोग, जिन्होंने पिछले 2 साल कौन सा जुल्म बर्बरियत कायम नहीं की पीटीआई के लोगों के खिलाफ, जो प्री पोल रिगिंग को तो छोड़ दें, जिस तरह लोगों को तशद्दुद किया गया, पंजाब के लोग आज भी खवातीन समेत जेलों में बंद हैं, बेगुनाह केसेस हैं,
और गलत बेगुनाह तौर पर उनको बंद किया गया है। 15-15, 20-20 दफ़ा अदालतों से मानते नहीं, लेकिन वो करप्ट ब्यूरोक्रेसी, वो पुलिस और वो आईजी और वो एस्टैब्लिशमेंट, इन्होंने मिल के जो जुल्म रवा रखा है पंजाब के वर्कर्स पे, लोगों पे और पूरे पाकिस्तान में, वो सब दुनिया के सामने है। मगर वो शख्स जिसको जेल में रख के उससे पर्दे का निशान छीन लिया, पहले नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए गए और सारी चीज़ें सब सामने होने के बावजूद अगर इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने हमें वोट दिए हैं और हमें सपोर्ट दिया है और इलेक्शन जिताया है, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद इनको मान लेना चाहिए था कि इक़्तिदार जो है वो उनके हवाले करें जिनको लोग नुमाइंदगी का हक देना चाहते हैं। मगर जिस अंदाज और जिस तरीका वारदात के ज़रिए रात की तारीकी में, जो कि 8 तारीख को तो ये हार गए थे और 9 तारीख को ये जीत गए, तो जी। इस धांधली ज़दा और डकैती ज़दा निज़ाम को और इसको जमहूरियत का नाम देना और जमहूरियत का लबादा पहनाना, तो मेरा ख्याल है कि ये मौजू नहीं है, ये मुनासिब भी नहीं है। तो शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन चुके हैं, उनके पास ऑप्शंस दो थे। एक ये कि वो ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा बनते, वॉकआउट के बाद उन्होंने उसको बाइकॉट में कन्वर्ट कर दिया। तो मैदान में ज़ाहिर है कि आपके पास आपका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है। आप ये कहते हैं कि फॉर्म 45 पे आप लोग जीते हुए हैं, लेकिन अब क्या हम यही समझें कि जो अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से मुंतखब हुए और अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा हैं, वो इन तमाम अहम मौक़े पर इसी तरीके से हमें बाइकआउट करते हुए, सेशन से वॉकआउट करते हुए नज़र आएंगे, या फिर ऐवान में रहकर वो तकरीर करेंगे? मरीम नवाज़ ने ये शिकवा भी किया, उन्होंने कहा कि जिन्होंने वोट नहीं भी दिया, अगर वो आज ऐवान में मौजूद होते, नारेबाजी कर रहे होते, तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता। देखिए इरफान नकवी साहब, हम तो ये नहीं कहना चाहते थे, लेकिन जिस तरह पूरे पाकिस्तान की या पूरे पंजाब की पुलिस वहाँ उनका इस्तकबाल कर रही थी और जिस तरह उनको जगह जगह पे रुकावटें खड़ी कर रहे थे, वो कल भी आपने देखा और आज भी देखा, तो इन हालात में उनके पास यही ऑप्शन था कि वो इसको बाइकआउट कर दें और उन्होंने बाइकआउट किया। ये भी एक वन ऑफ द ऑप्शन था, मगर बेहतर होता कि ये लोग वहाँ मौजूद होते, मेरी ज़ाती राय में। लेकिन मसला ये है कि जिस अंदाज से वो महारानी डाका जनी के जरिए इक़्तिदार में लाई गई हैं या आई हैं और उनके जो सहूलतकार हैं, उन सब ने और पुलिस ने जिस अंदाज से हमारे लोगों को रोका, उनके ऊपर जो माजी में जो कुछ होता रहा वो अलग बात है, और जिस तरह आने के ऊपर पाबंदी लगाई गई और जिस तरह लोगों के साथ ज्यादती और सलूक रवा रखा गया, तो मेरा ख्याल है उनके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा था इस बात के कि वो इस प्रोसेस का बाइकआउट करें। तो मरीम नवाज साहिबा के हवाले से आपकी प्रेडिक्शन क्या है? जो महारानी चांद कौर हैं, उनको एक बेटे की असैसिनेशन के बाद हुक्मरानी मिली, 73 दिन के बाद उन्हें महाराजा रंजीत सिंह के एक और बेटे के लिए जो है वो हुक्मरानी छोड़ना पड़ी, तर्क करना पड़ी। 73 दिन का उनका इक़्तिदार था, जबकि एक और जो महारानी जिंद कौर हैं, उनको हमने देखा कि 5 साल 142 दिन उन्होंने हुक्मरानी इस वजह से की कि जो एक और बेटे थे महाराजा रंजीत सिंह के, उनकी अभी उम्र कम थी, तो उनके साथ मिलकर हुक्मरानी, एक जॉइंट जो है वो गवर्नमेंट उनकी थी, उनके रेंज थे, तो उन्हें एग्जाइल किया गया, उनको जला वतन किया गया। तो मरीम नवाज साहिबा आपके ख्याल में किस वस्फ के तहत, किस क्वालिटी की वजह से वज़ीर आला बनी हैं, और कितना अरसा आपके ख्याल में वो पंजाब में अपनी हुक्मरानी और किस किस्म की हुक्मरानी रख पाएंगी? देखिए पहली बात तो यह है कि वो कोई मेरिट पे तो इक़्तिदार में लाई नहीं गई हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि वो नवाज शरीफ की अगर बेटी नहीं है तो उसके अलावा उसके अंदर क्या क्वालिटी है, सिर्फ इस बात के अलावा कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं। एक तो यह है कि वो करप्ट ख़ानदान है जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के और करप्शन के बेशुमार मुकदमात बने, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठने के बाद, वोट को इज्जत दो का नारा सरेंडर करने के बाद, वोट को इज्जत दो का नारा उठाने के बाद उनको तोहफे के तौर पर वो बरी किया गया और 1100 से ज़ायद करप्शन के मुकदमात इन्होंने PDM 1 की सूरत में आने के बाद वो लॉ ही बदल के अपने मुकदमात ख़त्म कर लिए। तो मेरा ख्याल है कि सिवाय इस बात के कि ये करप्शन में अपना नाम रखते हैं और अपना कोई सानी नहीं रखते, तो एक करप्ट की शख्स की एक नालायक औलाद हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है जिसको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। तो उसके अलावा तो उसके पास कोई क्वालिटी नहीं है। मगर अगर आप इस तनाजुर में देखें तो जो रिजेक्टेड लोग होते हैं उनको किसी सूरत अवाम की पजीराई नहीं होती और पब्लिक सपोर्ट के बगैर कोई हुक्मरानी नहीं होती। इनकी सिवाय इंसर्ट के ये उनके लिए एक खुद शर्मिंदगी का बायस है कि जब सारी दुनिया के सामने आप फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन हार गए हो,
आप किस मुंह से, किस मोहल्ले से, किस गली से और किस सेक्टर में और किस ब्लॉक में जाकर कहोगे, किस गांव में जाकर कहोगे कि हम जीते हुए हैं? क्योंकि तुम्हारे सारे जिन लोगों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है वो वहीं मौजूद है। पाकिस्तानी अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। तो जिस अंदाज से इन्होंने हुक्मरानी छीना है अपने जायज नुमाइंदों से और अवाम के मैंडेट पे डाका डाला है, तो इनको चीफ मिनिस्टर नहीं थीफ मिनिस्टर तो कह सकते हैं। तो शुएब शाहीन साहब, आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो शरीफ ख़ानदान है उसका तमाम फोकस होगा पंजाब में, जो उनको 8 फरवरी के इलेक्शन में मार पड़ी, वहाँ से पार्टी को रिवाइव करने के लिए वो हर सूरत कोशिश करेंगे कि मरीम नवाज साहिबा का इक़्तिदार बड़ा बेहतरीन चले, आवाम के लिए वो कुछ डिलीवर कर सके ताकि शरीफ ख़ानदान की सियासत और उसका मुस्तकबिल उसको सिक्योर किया जा सके? आपको नहीं लगता कि तमाम फोकस पूरी शरीफ फैमिली का और उस ब्यूरोक्रेसी को चुन चुन कर लगाया जाएगा जो उनके लिए डिलीवर कर सकें? तो फिर आप इतना बददिल क्यों हैं इस वजह से? देखें ईसा नकवी साहब, ये मोहसिन नकवी किसकी ये कारनामे अंजाम दे रहा था? उसी के लिए कर रहा था। ये आईजी किसके लिए काम कर रहा था? पार्टी को इमरान खान ने आज से 1 साल पहले कहा था कि लंदन प्लान, लंदन एग्रीमेंट के 3 ऑप्शंस हैं, 3 चीजें हैं, जब ये पूरी हो जाएंगी फिर ये इलेक्शन में जाएंगे। नंबर 1, शरीफ फैमिली के सारे मुकदमात खत्म करना। नंबर 2, इमरान खान को जेल में डालना, उनको नाअहल करना कि वो इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाए। और तीसरी बात यह है कि पार्टी को डिसमेंटल करना। जब ये तीनों काम कर चुके होंगे तो उसके बाद ये इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन चौथी बात इमरान खान ने की थी जिसके ऊपर सब लोग शुबहात का शिकार होते थे कि उसके बावजूद जीतूंगा इंशाल्लाह मैं ही, पार्टी पीटीआई जीतेगी। तो ये चारों बातें आपके सामने सच साबित हो चुकी हैं। तो कौन सा काम है जो इन्होंने नहीं किया? हर वो काम इन्होंने किया है जिसके जरिए ये इक़्तिदार अपने को तूल दे सकें। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। शुएब शाहीन साहब, मुझे ये बताएं कि सदर मुमलिकत ने, हमने देखा कि उन्होंने असम्बली समन करने की, सेशन बुलाने की जो समरी है वो वापस भेज दी है। आपको लगता है कि क्योंकि सदर के ऊपर तनकीद ये हो रही है, मुस्लिम लीग नून के लोग ये कह रहे हैं कि सदर जो है वो पार्टी के रुकन के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, साजिशों का गढ़ बना हुआ है वाने सदर, या फिर ये उनकी तौजी या उनकी जो लॉजिक है कि जब तक ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जाती उस वक्त तक इजलास बुलाना दुरुस्त नहीं होगा? आप इसमें वेटेज देखते हैं? देखें, बड़ी सिंपल बात है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि जब असम्बली मुकम्मल हो जाए 21 डेज के अंदर इजलास तलब करे। अब 21 डेज वाली बात तो दुरुस्त है, मगर बताएं कि अभी तो आपकी असम्बली मुकम्मल ही नहीं हुई। आपकी मखसूस सीटों का आपने फैसला कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। इतना जानिबदार और इतना इसको मैं अब अल्फाज का मैं चुनाव करते हुए मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे कहते हुए, इस कदर गैर जानबदारी तो हमने जिंदगी में नहीं देखी इलेक्शन कमीशन की, कि आपने पहले बल्ले का निशान छीन लिया। आपने तमाम फॉर्म 45 वालों इलेक्शन जीतने वालों को आरओज के जरिए और ऊपर आपने उनको छतरी मुहैया कर दी और तमाम करप्शन को आपने जायज करार देते हुए सबकी पिटिशनें डिसमिस कर दी। और उसके बाद आज उनका जिनका हक है ये आइन तकाजा कर। शुएब शाहीन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? को आप देने को तैयार नहीं। सही जी, आ रही है जी। सही। आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन थी। मुझे ये बताइएगा कि जो पंजाब में आप लोगों की स्ट्रेटजी थी, क्या मरकज़ में भी जब भी इजलास बुलाया जाता है, जैसे भी बुलाया जाता है, यही स्ट्रेटजी होगी? बायकॉट कर देंगे या फिर कौमी असम्बली में सूरत हाल मुख्तलिफ होगी? देखिए, हम तो वहां भी मुकाबला करना चाहते थे और करेंगे, और यहाँ भी हम मुकाबला करेंगे। लेकिन आज जो माहौल क्रिएट किया रखा था उस माहौल की वजह से उनको ये फैसला करना पड़ा। मगर एक्चुअली एंड फैक्चुअली जो पोजीशन है, हमने मुकाबला किया है इन डाकुओं का, चोरों का, और आइंदा भी हम इनका मुकाबला करेंगे जमहूरी मैदान में, सियासी मैदान में, कानूनी तौर पर भी। हर जगह हमने कोई ऐसा तरीका नहीं करना कि इनको वॉक ओवर दे दें। मगर जो कुछ हो रहा है और जिस अंदाज से हो रहा है, ये तरीकाकार इनका पंजाब पुलिस का बहुत पुराना है। इन्होंने वो जो जुल्म और बर्बरियत का माहौल कायम कर रखा है और उसी को वो कंटिन्यू करते जा रहे हैं। इस वजह से वहां उनकी जो हमारे लोग थे उनको, पंजाब वालों को फैसला करना पड़ा। बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पंजाब के हवाले से, कौमी असम्बली के हवाले से तहरीक इंसाफ के आने वाले दिनों में क्या स्ट्रैटेजी होगी उस पर बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नवाज से, जुल्फ़िकार बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और GDA से सायरा बानो साहबा मौजूद होंगी और बात होगी कि पंजाब में
मरीम नवाज साहिबा का दौर कैसा होगा और आने वाले दिनों में जो कायम होने वाली हुकूमत है वो किस तरीके से पाकिस्तान को मौजूदा मसाइल से निकाल पाएगी, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा जनाब राना एहसान अफजल साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जुल्फ़कार बदर साहब जो कि तर्जुमान भी हैं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। राना एहसान अफजल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पहले बात तो आपको मुबारकबाद मेरा ख्याल देनी बनती है आपकी जमात की, और पंजाब में पाकिस्तान की तारीख़ की पहली खातून वज़ीर आला जो हैं वो मुंतखब हुई हैं मरीम नवाज़ साहिबा। लेकिन सवाल यहाँ से अब शुरू होता है कि आपका एक मंशूर था, एक कुछ इंतखाबी वादे थे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी तकारीर में मुख्तलिफ़ जलसों में किए थे। आपने उसका मंशूर भी जारी किया। चंद दिनों में आपकी मरकज़ में भी हुकूमत कायम हो जाएगी। तो अवाम इस वक्त तरसे हुए हैं, उनकी ख्वाहिश है कि फ़ौरी तौर पर उनको उनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हों, पाकिस्तान के हालात, मुआशी हालात बेहतर हों। तो क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? मंशूर के हवाले से 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वादा किया था। उसके अलावा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो वादे किए, उन्होंने तामीर व तरक्की के वादे किए थे, रोटी सस्ती होने के, आटा सस्ता होने के वादे किए थे। तो ये रिलीफ कब तक आपके ख्याल में, कितना वक्त इस हुकूमत को दरकार होगा इन अहदाफ को पूरा करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वाकई आज एक हिस्टोरिक और तारीखी दिन है, क्योंकि पहली खातून वज़ीर आला जो हैं उन्होंने अपने मनसब का जो है ओथ लिया, और ये ख़वातीन के लिए बड़ा एक रोल मॉडल है कि उनके लिए भी बहुत आगे का रास्ता है सियासत के अंदर। और बड़ी पॉजिटिव तकरीर मरीम नवाज साहिबा ने की। जहाँ तक मंशूर की बात की, उसी मंशूर के मुतल्लिक जो है आज उन्होंने बड़ी एक डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव तकरीर की, जहां उन्होंने अपना एजुकेशन के हवाले से एजेंडा बताया, उन्होंने अपना हेल्थ के हवाले से एजेंडा बताया, यूथ के हवाले से, विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, पंजाब की तरक्की के हवाले से बताया। उन्होंने कहा कि वो इंतकामी सियासत बिल्कुल कतई तौर पर नहीं करेंगी, जमहूरी प्रोसेस को आगे ले जाना चाहती हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत एक पॉजिटिव आज दिन था। उनकी जो तकरीर थी पंजाब की तरक्की के हवाले से बड़ी पॉजिटिव थी। जहां तक आपने बात की कि हमने 200 यूनिट फ्री बिजली का कोई ऐलान नहीं किया था, हमारे मंशूर का ये हिस्सा भी नहीं था, लेकिन बिल्कुल हम अपने मंशूर को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। वफाक में आप जानते हैं कि हमारी हुकूमत नहीं है, कोलिशन हुकूमत होगी, और तभी ये हुकूमत आगे बढ़ेगी अगर सारे कोलिशन पार्टनर हर फैसले के ऊपर अपनी हामी भरेंगे। हम तो बजट भी अगर पास करना है तो तभी पास होगा अगर उसकी इंडोर्समेंट हमें कोलिशन पार्टनर्स देंगे, हामी भरेंगे। उसमें बजट में अमेंडमेंट भी करनी हो तो तब भी होगी जब वो उसमें होगी। बहरहाल मिलके हमारा बिल्कुल एजेंडा पाकिस्तान को माशी दलदल से निकालना है, तरक्की की तरफ ले जाना है, बेहतरी की तरफ लेके जाना है, और इसी पे हम गामजन होंगे। जहां तक आपने रिलीफ की बात की, अभी जो है डेफिनेटली हमारी कोशिश होगी कि हम आवाम को जिस तरह के हालात हैं उसके अंदर एक बेहतर गवर्नेंस के जरिए जितनी मैक्सिमम रिलीफ हम दे सके जरूर देंगे, और ये एजेंडा कल से शुरू होगा। एहसान अफजल साहब, आपने तो कह दिया कि जाहिर है कि मंशूर में नहीं लिखा हुआ था ये वादा यूनिट्स फ्री देने का, लेकिन इंतखाबी जलसों में ये गुफ्तगू की थी। BBC से लेकर इंटरनेशनल मीडिया ने, लोकल मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया था और इसको नाकाबिले अमल भी करार दिया था। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 300 यूनिट का वादा किया था उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसको एक्सप्लेन किया था कि वो सोलर जो है वो प्लांट्स लगाएंगे और जो शमसी तवानाई से हासिल होने वाली बिजली है उसमें वो ये करेंगे। उन्होंने तो अपनी एक्सप्लेनेशन दी थी। आपका ये कहना कि ये वादा था ही नहीं सिरे से, तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। वादा था, तरीकाकार क्या होगा ये आप जाहिर है कि आने वाले दिनों में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर अभी कर सकते हैं तो अभी भी।
नहीं, देखें बात ये है, मैं नहीं इसको डिनाई करता कि किसी जलसे में मरियम नवाज साहिबा ने कहा हो, लेकिन मैंने इसको मंशूर का हिस्सा नहीं मैंने देखा। मंशूर में ये जरूर लिखा है कि हम 20 से 25% 5 साल के टेन्योर के अंदर कोशिश करेंगे कि बिजली के नरखों में कमी आए, और उसका तरीकाकार सोलराइजेशन, थर कोल को सब्सिड्यूट करना इंपोर्टेड कोल से, और आपके जो है ये लोकलाइज करना एनर्जी को की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मैंने आपको बताया 2 जरिए, उसके तहत था कि हम 20 से 25% बिजली के नरखों में कमी लाने की कोशिश करेंगे। वो जरूर हमारी काविश भी होगी, कोशिश भी होगी। मेरे ख्याल से मंशूर बाद में लॉन्च हुआ था इन बातों के, जब ये जिक्र किया गया था और इसको दोहराया नहीं गया था। तो बिल्कुल हम अपने मंशूर को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जो चैलेंजेस हैं वो मैंने आपको बता दिए कि अब हमारी अकेले की मर्जी नहीं चलेगी, कम से कम वफाक की हद तक हमें मुशावरत के साथ आगे बढ़ना हो। सही है। एहसान अफजल साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। जुल्फ़िकार बदर साहब, आप लोगों ने वोट दिया और आपके वोट से मरकज़ में हुकूमत बनने जा रही है, लेकिन आज पंजाब में अगरचे ज़रूरत नहीं थी, मुस्लिम लीग नवाज़ के पास नंबर्स पूरे थे, उसके बावजूद आपने वोट दिया। तो जब वोट देते हैं तो कुछ वादे वईद भी किए जाते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कुछ वादे किए थे अपने मंशूर के, उस मंशूर के मुताबिक आप लोगों ने यह भी कहा था कि हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं होगा, ख़वातीन जेलों में मौजूद नहीं होंगी। तो आज जो आपका वोट है मरियम नवाज साहिबा के लिए, वो किन शराइत के ऊपर दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मैं PMLN को और मरियम नवाज साहिबा को, ये जो पहली खातून वज़ीर आला बनी है, मैं इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ कि PMLN दोबारा से एक दफ़ा सुबह पंजाब में आई है और अल्लाह ने इनको मौका दिया है कि अब जिधर इतने सालों में इन्होंने हुकूमत के अंदर रहे हैं पंजाब में, एक मौका और मिला है। तो अब जो कमियां कुताहियां रह गई हैं उसको ये पूरा करें और लोगों को डिलीवर करें, लोगों को परफॉर्म करें कि, और ये मरियम नवाज साहिबा के लिए चैलेंज भी है और उनका इम्तिहान भी है कि वो किस तरीके से आगे करती हैं। बट वी विश हर ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, कि वो इस तरीके से आगे लेके चलें। उनके लिए बहुत सारे जो है चैलेंजेस हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अनकंडीशनल सपोर्ट दी, अनकंडीशनल वोट दिए, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई जो है उनके साथ बातचीत ऐसी नहीं थी कि हम किसी निगोशिएशन या किसी बारगेन के ऊपर उनको वोट दिया। दिस इज अनकंडीशनल सपोर्ट, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि हम सेंटर में भी और हुकूमत बनाने में और लिजिट लेजिस्लेशन करवाने में जो भी होगा, हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे ताकि हुकूमत चले और मुल्क में ये जो सियासी और मौशी इस्तेकाम है वो आए। जुल्फ़िकार बदर साहब, आप कैसे गैर मशरूत हिमायत कर सकते हैं? आप हुकूमत में वजारतें ना ले रहे हो, ये बात समझ आती है, लेकिन आप मुझे ये बता रहे हैं कि आप लोगों ने वोट इस बुनियाद पर दिया है कि नून लीग जैसे चाहे हुक्मरानी करे। आपके जो इंतखाबी वादे हैं जो पाकिस्तान के अवाम से आपने किए थे, आप ये नहीं चाहते कि मुस्लिम लीग नून उनकी भी ओनरशिप ले और उन मामलात पर भी डिलीवर करे जो आपके वादे थे, तो फिर आप उनको वोट क्यों दे रहे हैं? देखिए, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बनते और हमारे पास मेजॉरिटी होती तो हम अपने मंशूर को बिल्कुल इम्प्लीमेंट करते। चूंकि इस टाइम पे पीपल्स पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, पीपल्स पार्टी से 2 पॉलिटिकल पार्टीज के पास ज्यादा नंबर है, और उसकी वजह से पीपल्स पार्टी विल नॉट बी एबल टू डिलीवर इट टू द पीपल। हाँ, हम पार्लियामेंट में बैठ के इस जमहूरियत को मजबूती के लिए, पार्लियामेंट को चलाने के लिए, एक जमहूरी निज़ाम को चलाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि अपने ये जो रिजल्ट है इलेक्शन के तहफ़्फ़ुज़ात होते हुए भी ये जो पार्लिमानी निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है, ये मुस्तहकम होना चाहिए और चलना चाहिए। ये ज़िद की सियासत नहीं करनी पीपल्स पार्टी ने, और इसी बिना पे हम एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें। वो हमारे सियासी मुखालफिन ज़रूर हैं, लेकिन वो सपोर्ट इसी वजह से कर रहे हैं कि वो आए और अपना वजीर आजम, अपनी कैबिनेट बनाए, और पीपल्स पार्टी उसके अंदर शामिल इस वजह से नहीं हो रही बिकॉज कल को भी जो पीछे माजी में एक PDM की हुकूमत में पीपल्स पार्टी जिस कैबिनेट का हिस्सा थी, उससे एक पॉलिटिकल डैमेज हुआ जिसको
हर पार्टी दूसरे के ऊपर डालती रही, और लेकिन इस दफा हम समझते हैं कि एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल डैमेज डालने की जरूरत नहीं है। आप जिस पार्टी को मौका दे रहे हैं उसी पार्टी को आप सपोर्ट करें, वही परफॉर्म करे, वही जवाब दे हो हुकूमत जो है लोगों को कि हाँ इसके अंदर सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हम पार्लियामान में बैठ के, लेकिन जुल्फकार बदर साहब आप लोगों ने अपनी जो शराइत मनवाने वाली थी, ओहदों वाली मनवा ली। आसिफ अली जरदारी साहब को सदर आप बनवा लेंगे, पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर आप रख लेंगे, बलूचिस्तान और सिंध में हुकूमत आप बना लेंगे, सेनेट की चेयरमैनशिप आप रख लेंगे। ये तो वो फ़ायदे हैं जो आपके ओहदे आपको मिलेंगे। क्या इसके बदले में आप ये नहीं हो सकता था जो आप वोट दे रहे हैं, आप उनसे कहते कि आपने किसान कार्ड का वादा किया हुआ है, आपने आवाम के साथ अपनी कैंपेन में ये वादा किया हुआ है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, सियासी कैदी नहीं होगा, खवातीन कैदी नहीं होंगे, सेहत के हवाले से, BISP के हवाले से जो आपके प्रोमिसेस थे, क्या आप नहीं मांगेंगे कि मुस्लिम लीग नवाज उन वादों के ऊपर भी, लोगों ने आपको जिस मैंडेट, जिस काम के लिए और जिस मंशूर के ऊपर आपको वोट दिया, आप उसकी कोई शर्त नहीं मनवाएंगे मुस्लिम लीग नवाज से? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब ये सपोर्ट का ऐलान किया था, अनकंडीशनल सपोर्ट थी, और मियां शहबाज शरीफ साहब को लीडर ऑफ द हाउस बनने पे जो है वो सपोर्ट का ऐलान किया था। लिजिट लेजिस्लेशन के लिए जो है वो सपोर्ट का ऐलान किया था। तो उस टाइम पे किसी किस्म की कोई वादा बैत, कोई शर्त शराइत नहीं थी। उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब को रिक्वेस्ट किया, और पीपल्स पार्टी ने भी नॉमिनेट किया था कि हम प्रेसिडेंसी का इलेक्शन लड़ेंगे, और उस पर PMLN ने हमें सपोर्ट का ऐलान किया, जिसपे हमारी लीडरशिप ने इनका शुक्रिया भी अदा किया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशंस है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, गवर्नर्स की या चेयरमैन सेनेट की, ये पोजीशंस जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक सेरेमोनियल पोजीशन है, जिसके पास वो पावर नहीं होती जो एक प्राइम मिनिस्टर की या कैबिनेट मेंबर के पास पावर होती है। तो ये आपको फर्क फील होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी किसी भी ऐसी पोजीशन पे नहीं आ रही, या किसी भी ऐसे पोस्ट के ऊपर कोई बार्गेनिंग या कोई ऐसा सौदेबाजी नहीं करी जिससे हम किसी को ब्लैकमेल करें। हम अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं PMLN को कि अपना प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी के कैबिनेट मेंबर्स लेके आए, अपनी मर्जी से हुकूमत साजी करें, अपनी मर्जी से पब्लिक पॉलिसी बनाएं, अपनी मर्जी से स्ट्रेटेजाइज करें, अपनी मर्जी से इंप्लीमेंट करें। हाँ, जहां तक रह गई बात पीपल्स पार्टी के मंशूर की, हम पीपल्स पार्टी के मंशूर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिसका हम प्रेशर नहीं डालेंगे PMLN पे। जो इस मुल्क के अंदर मिनिस्ट्रीज या जो इदारे एक नॉर्मल रूटीन में चल रहे हैं, जैसे BISP है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसको PMLN की गवर्नमेंट जैसे पहले चलाती है, उससे पहले वाली हुकूमत ने भी चलाया, ये हुकूमत भी उसको चलाएगी। इसके अंदर हम कोई ऐसी इकदाम या ऐसा प्रेशर। सही। जुल्फकार बदर साहब मेरे साथ रहे। राना एहसान अफजल साहब से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है मुस्लिम लीग नून के पास कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो उनको पाकिस्तान महंगाई लीग कह रही थी, शोबाज कह रही थी, ज़ियाउल हक की बाक़ियात कह रही थी, वो बिल्कुल ही बगैर किसी शर्त के उनको वोट देने पर राज़ी हो गई है? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राना एहसान अफजल साहब, अभी आपने सुना जुल्फकार बदर जो कह रहे हैं कि वो आपको बगैर किसी शर्त के वोट देने जा रहे हैं। ऐसी कौन सी आप लोगों ने सहर तारी किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे? चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो तकारीर कर रहे थे, जिसमें महंगाई लीग करार दिया जा रहा था, ज़ियाउल हक की बाक़ियात, शोबाज ये डिलीवर नहीं कर सकते, और आज वो आपको वोट दे रहे हैं बगैर किसी शर्त के। ये कौन सा जादू किया आपने? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि किसी जमात के पास मेजॉरिटी नहीं थी कि वो अपने ओन पे हुकूमत बना सके, तो और ये यानी कि तो हुकूमत तो बनानी थी।
हमने तो इंडिपेंडेंट्स को भी कहा कि अगर वो हुकूमत बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आगे बढ़े और हुकूमत बनाएं, लेकिन उनका ये मौक़िफ़ था कि हम ना पीपल्स पार्टी के साथ ना PMLN के साथ बात करेंगे। तो इन दोनों जमातों के बगैर तो वो भी हुकूमत नहीं बना सकते थे। तो हमने क्योंकि हमारी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी इंडिपेंडेंट्स के बाद, तो हमने बिल्कुल स्टेप अप किया और इसके अंदर ये एक इल्हाक हुआ इस बेसिस पे कि मुल्क को जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए है, और इसके लिए सारे इकट्ठे हुए। और पहले भी मैं तो समझता हूँ कि PDM की भी जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो हमने मुल्क को तब भी डिफॉल्ट से बचाया। हमने अपनी सियासत को जो है नहीं देखा कि हम सियासी फैसले करें। हमने IMF के मुआहदे को बहाल किया जो पाकिस्तान की मईशत की ज़रूरत थी, और उसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता था। तब भी हम इकट्ठे हुए और वो लार्जर कोalition थी। तो इस दफ़ा फिर एक छोटी कोalition है, 3 मेजर पार्टनर्स हैं, और इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने इख्तलाफात साइड पे रखते हैं और मिलके आगे बढ़ते हैं। हमने तो बहरहाल पीपल्स पार्टी को कहा कि आप जो है वो हिस्सा बने काबीना का, लेकिन उन्होंने ये फैसला नहीं किया। शायद आगे जाके वो काबीना का हिस्सा बन जाए। लेकिन हम तो राना एहसान अफजल साहब, जरा देसी ज़बान में कहें तो अगर खाना बनाने वाला खुद खाना खाने से इनकार कर दे तो लोगों को शक पड़ जाता है कि खाने में या तो कोई पॉइजनस चीज़, कोई जहरीली चीज़ मिली हुई है या बदजायका है। पीपल्स पार्टी आपको वोट दे रही है, आपके साथ वो शेयर नहीं करना चाहते बर्डन, वजारतें नहीं लेना चाहते, वो तासुर ये देना चाहते हैं कि देखें जो कर रहे हैं, जो किया कराया है वो शहबाज शरीफ का है या उनकी हुकूमत का है, या उनको ये उम्मीद ही नहीं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत डिलीवर कर पाएगी, लिहाजा हम वो डैमेज नहीं लेना चाहते। फिर सदर का ओहदा वो रख रहे हैं कि किसी भी वक्त वो ये ऐवान सदर से ऐलान आ जाए कि उन्हें लगता है कि शहबाज शरीफ को ऐवान की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं, वो एतमाद का वोट लें और अपने लोगों को कहें कि वोट ना डालें, गैर हाजिर हो जाएं, एब्सटेन कर दें। तो आपकी हुकूमत के ऊपर जिस किस्म की तलवार पीपल्स पार्टी ने लटका दी है वोट देने के बावजूद, ये तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अदम इस्तेहकाम बरकरार रहेगा। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कोलिशन तो तभी आगे चल सकेगी या जितनी भी मुद्दत ये निकालेगी तब तक निकालेगी जब ये 3 बड़े साथी इकट्ठे हैं। और अगर इसके अंदर कोई इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं तो फिर तो हुकूमत डेफिनेटली, क्योंकि नंबर गेम पूरी नहीं है तो हुकूमत आगे बढ़ नहीं पाएगी। लेकिन हम एक दूसरे पे एतमाद करते हुए, हमें यकीन है कि मुल्क की खातिर सारी जमातें इकट्ठी रहेंगी और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि अल्टरनेटिव हमारे पास जो है वो और भी उससे खतरनाक है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो तब मुल्क कोलैप्स हो जाता है, तो सारों का नुकसान है। तो मैं समझता हूं कि इस बुनियाद पे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, इस चीज को बालातर रखते हुए कि बिल्कुल ये एक इसकी जो स्ट्रेंथ है हुकूमत की वो एक दूसरे का साथ है, और कमजोरी यही है कि एक दूसरे पे हम डिपेंड करते हैं। लेकिन एतमाद करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी उम्मीद से, देखें, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, हमारी नीयतें साफ हैं, और अगर कोई आगे जाके ऐसा कुछ हुआ तो अवाम जो है वो जज करेगी कि किसकी नीयत ठीक थी किसकी नहीं थी। लेकिन हमें आगे बढ़ना है, मुल्क को आगे बढ़ना है। इलेक्शंस के बाद लोग उम्मीद करते हैं कि चीजें सेटल होंगी, बेहतरी की तरफ जाएंगी, तो ये जिम्मेदारी का बोझ हमने उठाया है और हमारी बिल्कुल हम ये पॉजिटिव सोच रखते हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ हम मिलके लेके जाएं। सही। अच्छा जुल्फकार बदर साहब, आप लोग एतराज़ तो कर रहे हैं कि बानी चेयरमैन PTI उन्होंने IMF को ख़त लिख दिया कि उस वक्त तक पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम ना करें जिस वक्त तक वोट ऑडिट नहीं हो जाता और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, या जेन्युइन पीपल्स मैंडेट जिनको मिला है वो लोग हुकूमत कायम नहीं करते। उन पर तनकीद बहुत सारे लोगों ने की, हर एक का अपना जाविया है। शायद मैं भी बहुत बड़ा नक्काद हूँ कि आपको इस सारे मामले को इंटरनेशनल फोरम पर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर अपनी सियासी लड़ाई लड़ें। लेकिन प्रैक्टिकली जो कुछ आपकी जमात कर रही है या मुस्लिम लीग नून के लोग, इरफान सदीकी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, जब वो ये कह रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन भी हो सकता है, 3 माह के बाद भी हो सकता है, 2 साल के बाद भी हो सकता है। इरफान सदीकी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारे जिस किस्म के इख्तलाफात हैं किसी भी वक्त कालीन उनके नीचे से खींचा जा सकता है, हुकूमत गिर सकती है। ये अदम इस्तेहकाम जो क्रिएट हो रहा है ये तो आप लोगों की, जो लोग हुकूमत बना रहे हैं उनके एक्ट्स की वजह से हो रहा है। और कल को अगर IMF एक लॉन्ग टर्म हुकूमत की यकीन दहानी ना होने की वजह से कि 5 साल की एक गवर्नमेंट आ रही है और वो IMF का मुआहदा नहीं करती, आप लोगों ने तो उठा के इसको इमरान खान के खाते में डाल देना बड़ी आसानी से। लेकिन आप स्टेट सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए अगर साथ दे ही रहे हैं नून लीग का तो खुलकर दें वरना ना दें।
देखिए, असल बात यह है कि हमने निज़ाम चलाना है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये बात बारहा दफ़ा कह चुकी है कि हमने पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के लिए आसानियां पैदा करनी है, और वो इसी सूरत में मुमकिन है कि हम पाकिस्तान के अंदर जमहूरी और जो ये जो कानूनी निज़ाम है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये चलना चाहिए। और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि कोई दो पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाती। तो पीपल्स पार्टी ने चूंकि इससे पहले दो लोगों ने दो पार्टियों की ज्यादा नशिस्तें थी, तो ये डिसाइड कर लिया था कि अब हम हुकूमत में नहीं जाएंगे। तो उस टाइम पे फैसला कर लिया कि जो हमारे से सपोर्ट मांगेगा हम उसको देंगे, और अगर सपोर्ट ना देनी होती, जिद की सियासत करनी होती, एहतजाज की सियासत करनी होती, अपने तहफ़्फ़ुज़ात को बयान करना होता और निज़ाम को आगे ना चलने देना होता, तो हम अपने सियासी मुखालफिन को भी वोट ना देते। हम उनके साथ कहते कि जी हमने वोट नहीं देना, जाए जिसने बनानी है बना ले। लेकिन पीपल्स पार्टी रवादारी, इज्जत और लचक की सियासत पे बिलीव करती है। इसकी लीडरशिप ने मुल्क के अंदर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान के लिए एक चीज का फैसला किया कि हमने पीएमएलएन को वोट करना है लेजिट लेजिस्लेशन के लिए, लीडर ऑफ द हाउस के लिए, और इस मुल्क के अंदर इस्तेकाम लाने के लिए पीपल्स पार्टी जुल्फकार बदर साहब, आपका वोट खड़ी होगी। आपका वोट जुल्फकार बदर साहब हुकूमत जरूर कायम कर सकता है, लेकिन इस्तेहकाम का मौजब नहीं बन सकता। इस्तेहकाम के लिए इस वक्त आपको एक लार्जर पॉलिटिकल कंसेंसस की, एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करने की ज़रूरत है। आप अगर उनकी मखसूस नशिस्तें भी अलॉट ना होने के ऊपर खामोश हैं, आप उसमें पार्ट एंड पार्सल दिखाई देते हैं, आप ये मुतालबा नहीं कर रहे शहबाज शरीफ से कि अब एक लार्जर नेशनल कंसेंसस की तरफ जाएं, जो ख़वातीन कैदी हैं उनको छोड़ें, अब एक माजी है उसको पीछे रखकर एक नया फ्रेश स्टार्ट जो है वो लें। अगर आप ये मुतालबा ही नहीं कर रहे, सिर्फ आपके वोट से इस्तेहकाम तो नहीं आएगा। देखिए, हम हर उस चीज का मुतालबा करेंगे जो कि बिल्कुल जायज होगा। हम किसी ऐसे शख्स की रिहाई के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। पीपल्स पार्टी तो आपको पता है कि चैंपियन है ह्यूमन राइट्स की, और इसकी लीडरशिप हर जगह आवाज उठाती है, और कहीं पे भी कोई सियासी कैदी हो, कोई खातून हो, कोई बच्चा हो, कोई मिनॉरिटीज हो, उसके लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन जो मुल्क की सालमियत पे, मुल्क के इदारों पे हमला करता है, पीपल्स पार्टी कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाएगी, और हम कभी किसी ऐसे कैदी के लिए आवाज नहीं उठाएंगे जो अपने ही मुल्क के इदारों पे हमला करे। तो ये इस चीज के अंदर बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि अगर कहीं पे कोई IMF से इंटरनेशनल इंटरफेरेंस मांगता है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे कि जहां पे अपने ही मुल्क की बात है, अपने मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेकाम की बात है, तो उसके अंदर हम हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे। सही। अच्छा जुल्फकार बदर साहब, वक्त कम है, आप दोनों से ये सवाल है अगर कोई आंसर दे सकें। कोई भी नहीं ये कह रहा कि बैक जुम्बिश कलम या अबरू के इशारे से आप तमाम लोगों को छोड़ दें, जो भी कैद है उसके ऊपर जिस किस्म के भी मुकदमात हैं उनको छोड़ दें। सवाल ये है कि 9 मई के वाक़यात में जिनके खिलाफ एक्शनेबल एविडेंस है, उनके मुकदमात को उनके जुर्म की नौयत के मुताबिक चलाकर सजाएं दें। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इनमें से ऐसे हों जिनकी सजा ही 3 माह या 6 माह बनती हो और वो इससे ज़्यादा वक्त गुजार चुके हों। हो सकता है किसी की सज़ा 1 साल बनती हो और ख़त्म होने वाली हो। वो बग़ैर मुकदमात के कंप्लीट हुए अगर जेलों में मौजूद रहेंगे तो ये अदम इस्तेहकाम तो इस बुनियाद के ऊपर भी रहेगा। आप नहीं सच चाहते कि जिसकी जो सज़ा बनती है शफाफ तरीके से मुकदमा चलाएं, सज़ा दें, ख़त्म करें, आगे बढ़ें। दोनों के कॉमेंट्स। देखें असल बात यह है कि हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, मुआशी इस्तेहकाम आए, और वो तमाम पोलिटिकल पार्टी, स्टेक होल्डर्स, पोलिटिकल पार्टीज मिलके बैठ के डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज की क्लैरिटी का होना बड़ा जरूरी है कि अगर कोई पॉलिटिकल फोर्स या पॉलिटिकल पार्टीज मैं ना मानू कहे और कहे कि जी हमने आके बैठना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी, तो फिर क्या आपने किसी के साथ बैठ के बात करनी है? फिर जो सही राना एहसान अफजल साहब बात करना चाहती है उनके साथ तो मामला को चलाए ना। सही। राना साहब, लास्ट 30 सेकेंड्स, सेम क्वेश्चन, आपका जवाब। देखिए, सबको मिलके आगे बढ़ना होगा। मुल्क के अंदर जो चैलेंजेस हैं उसके अंदर ये अगर रियासती इदारे, हुकूमत और अपोजिशन मिलके चलेंगे तो तभी मुमकिन होगा कि हम इन चैलेंजेस को अबूर करें। जहां तक लोगों की शिकायत हैं इलेक्शन के हवाले से, वो जो आज़ादाना तौर पे आईनी अदारे हैं,
ईसीबी और अदालतें, वहां से उनको इंसाफ मिलना है। मेरे ख्याल से वहां से वो बिल्कुल अपने केस लड़े। अगर उनके वो सच्चे हैं तो उनको जरूर इंसाफ मिलेगा, अगर उनके पास ये प्रोपोगेंडा है तो वहां से फ्लॉप सही। हो बहुत जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब। जुल्फ़िकार बदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सारा बानो साहिबा के साथ रब्ता नहीं हो पाया, इंटरनेट के आपको पता है आजकल मसाइल भी बहुत चल रहे हैं। आगाज़ में शोएब शाहीन साहब मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। 8 फरवरी के इंतखाबात, उम्मीद तो ये थी कि अब जो भी हुकूमत कायम होगी वो तसलसल नहीं होगा माजी का, लेकिन अभी तक लग यही रहा है कि जो हुकूमत चलेगी वो अपनी मुखासमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है उसको ख़त्म करने के लिए कोई इनिशिएटिव लेने की सही करती हुई नज़र नहीं आ रही, और आने वाली हुकूमत जो है उसके ऊपर मुकम्मल छाप थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ पीडीएम के सीज़न 1 की ज़रूर रहेगी। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।